बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 25 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आगाज़ उस खबर से करेंगे जो खबर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ना हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह से उस खबर पर बात की जा रही है, और फिर जो हमारे व्लॉगर्स हैं वो भी उस खबर को इस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहे जिस तरह से मशरिक़ वस्ता के अंदर जो दीगर तनाज़ात हैं, जैसे यमन और सऊदी अरेबिया की जंग है, फिर ईरान और अमेरिका की जंग है, तो इन पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। लेकिन जो मेन जंग है, जो मेन मसला है, जिस मसले की वजह से ये तमाम जंगें हैं खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो बदमज़गी है, वो आपको मालूम है कि इसराइल के कब्ज़े की वजह से है, मसले फ़लस्तीन की वजह से है। तो उस मसले पर क्यों बात नहीं करता हमारा नेशनल मीडिया या जो हमारे व्लॉगर्स हैं, वो क्यों बात नहीं करते? ये हार्श रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, और शायद आप में से कुछ व्यूवर्स को मेरी बातें जो हैं वो बुरी भी लगें, क्योंकि कड़वा सच है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। और हमारा नेशनल मीडिया, हमारे जो व्लॉगर्स हैं, वो वही बेचते हैं जो बिकता है, जो सुना जाता है। तो हम सुनना नहीं चाहते, हम थक चुके हैं गज़ा से, मगरबी किनारे से मुतल्लिक जो खबरें हैं। हम कहते हैं कि यार कोई नवी गाल कर, कोई ईरान के हमलों का बता, कोई यमन और सऊदी अरेबिया की जंग का बता, पाकिस्तान की इस जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट का बता। लेकिन आप उन माओं की सोचें, आप उन मासूम बच्चों की सोचें, और गज़ा के अंदर जिस तरह का जुल्म है, वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह का जुल्म है, तो इसको, इस मसले को हमें दबने नहीं देना, हमें इग्नोर नहीं होने देना। क्योंकि इस तरफ अटेंशन डाइवर्ट करवा कर ये जो इसराइल है, ये जो सहूनी है, ये इस तरफ अटेंशन डाइवर्ट करवा कर के अमेरिका और ईरान की जंग हो गई, और फिर सऊदी अरब और यमन लड़ पड़े, फिर पाकिस्तान भी कूदने की सोच रहा है। तो ये सारा कुछ ये कौन कर रहा है? ये सहूनी लॉबी है। और जो मेन जंग है, जो मेन मसला है, उससे हमारी अटेंशन इतनी हट चुकी है कि अब हम उस मसले पर बात करना या बात सुनना भी पसंद नहीं करते। कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हार्श रियलिटी है। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि हम सलूट मार कर तो आ जाते हैं कि जनाब गज़ा के अंदर अमन हो गया, फ़लस्तीन के अंदर अमन हो गया, मिलियंस ऑफ लाइफ्स को आपने जनाब सदर बचा लिया है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते और हम उस जानिब देखते भी नहीं हैं कि हो क्या रहा है गज़ा के अंदर। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में 6 शहादतें गज़ा के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। ये सिर्फ आज का मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप गुज़िश्ता रोज़ की बात कर लें या फिर 2 दिन पीछे चले जाएं, 3 दिन पीछे चले जाएं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि इसराइल गज़ा के ऊपर बमबारी ना कर रहा हो। आज की तारीख में 6 शहादतें और 37 जख्मी गज़ा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और गज़ा की पट्टी में आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नहीं है, बल्कि मगरबी किनारा इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक से ही सामने आ रही है। हुआ क्या? 2-3 रोज कबल ये जो इसराइली सेटलर्स हैं, ये आपको मालूम है कि जो इसराइली सेटलर्स हैं, ये आईडीएफ के फौजी ही हैं, बगैर यूनिफॉर्म के फौजी हैं। इनको पूरी पुष्ट पनाही है इसराइली फौजियों की भी, इसराइल के वज़ीर आज़म की भी, फिर अमेरिका की भी। और ये असलहा उठाकर निकल पड़ते हैं, और जो फ़लस्तीनी गांव हैं वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ पर ये ख़वातीन को तंग करते हैं, वहाँ पर ये गोलियाँ चलाते हैं, ये फ़लस्तीनियों से लड़ाई करते हैं, फिर उनके घरों के ऊपर कब्जे करते हैं। और ये इतनी इलीगल सेटलमेंट्स अपनी बढ़ा रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर कि आगे से फ़लस्तीनी भी ज़ाहिर है कि तंग आ गए ना। और फ़लस्तीनी एक गांव के अंदर जब ये इसराइली सेटलर्स दाखिल हुए तो वहाँ पर लड़ाई हो गई, और फ़लस्तीनियों ने इनको इतना मारा कि एक सेटलर जो है वो मारा गया, मर गया, और कुछ जो है सेटलर ज़ख्मी हो गए। अब जो इसराइली फ़ौज है, जो काबिज़ फ़ौज है, जो आईडीएफ है, इसराइली डिफेंस फोर्स, उसने अपना असल चेहरा दिखा दिया। वो मैदान में आ गई इसराइली फ़ौज के हमारे बगैर यूनिफॉर्म वाले फ़ौजी को किसने मारा? हम नहीं छोड़ेंगे। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मगरबी किनारे से घसीट कर उनकी माओं के सामने, उनकी बहनों के सामने, उनके बच्चों के सामने ये जो इसराइली फ़ौजी हैं वो घसीट कर लेकर जा रहे हैं। सैकड़ों, मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, लेकिन इस तरह से ये मामला जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर भी, और हमारे व्लॉगर्स भी इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे। और जितना इम्पॉर्टेंट ये मामला है, ये गज़ा में अमन हो चुका ना, फ़लस्तीन में तो अमन आ चुका, डोनाल्ड ट्रंप ने तो मिलियंस ऑफ लाइफ्स को बचा लिया। तो फिर ये जो खिलाफ वर्जियाँ कह लें इनको, या फिर इसराइल के मजालिम कह लें इनको, या फिर इसराइल की दहशत गर्दी कह लें इनको,
تو اس پر ہمارے مسلمان ممالک کی جانب سے, ہمارے مسلمان لیڈرز کی جانب سے مذمتی بیانات بھی جاری کرنے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ ان کا فوکس بھی وہیں پر ہے جہاں پر ہم سب کا فوکس ہے, یمن کی جانب, سعودی عربیہ کی جانب, ایران اور امریکہ کی جانب. اور یہ فوکس ہمارا ڈائیورٹ کیا کس نے؟ یہ آپ ذرا بیٹھ کر سوچیں گے فوکس ڈائیورٹ کیا کس نے, کہ اسرائیل کی جنگ تھی نا, لیکن اب دو جنگیں جو نظر آ رہی ہیں وہ کس کی جنگ ہے؟ ایک امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, اور دوسری جو ہے وہ یمن اور سعودی عربیہ کی جنگ ہے. پھر مسلمان لبنان کے اندر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, لبنان اور حزب اللہ لڑ رہے ہیں, اور اسرائیل سائیڈ پر بیٹھا غزہ کے اندر حملے بھی کر رہا ہے, ویسٹ بینک کے اندر اپنی انلیگل سیٹلمنٹس بھی اسرائیل کی جانب سے بڑھائی جا رہی ہیں. تو اس معاملے پر ضرور آواز اٹھایا کریں, ضرور بات کیا کریں, ضرور شیئر کیا کریں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے. مسئلہ فلسطین یا پھر معصوم فلسطینیوں کے لیے آپ نے ضرور آواز اٹھانی ہے, کیونکہ ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں وہ تو آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو سعودی فوجی اتحاد ہے اس کی جانب سے یہ اسرائیل کے اوپر حملے نہیں کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, یا پھر غزہ کے اندر اسرائیل حملے کر رہا ہے, یا پھر ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل اپنی انلیگل سیٹلمنٹس بڑھا رہا ہے. تو یہ جو سعودی فوجی اتحاد ہے یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ یمن کے اوپر حملے کر رہے ہیں. حدیدہ کے اوپر حملے کیے گئے سعودی فوجی اتحاد کی جانب سے, اور بڑے فخر سے سعودی فوجی اتحاد نے اناؤنس کیا کہ ہم نے حدیدہ کے اندر حملے کیے ہیں, اور یہ حملے جو ہیں وہ ریڈ سی میں حوثی مجاہدین کی بندش کے رد عمل میں سعودی فوجی اتحاد کی جانب سے یمن کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. جواب میں آپ کو بتا دوں کہ یمن کی جانب سے سعودی عربیہ کے صنعتی شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور سکسیسفلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ مناظر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اندر ارامکو جو آئل فیسلٹی ہے دنیا کی سب سے بڑی, تو وہ حوثی مجاہدین کے نشانے پر ہے. اور حوثی مجاہدین کے پاس جو میزائل ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ زگ زیگ کرتے ہیں بھائی. حوثی مجاہدین کے جو میزائل ہیں ان کو یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں امریکہ کے یہ نہیں روک سکتے. اور اس پر میں نے ایک انٹرنیشنل رپورٹ دیکھی تھی, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زگ زیگ کرتے ہوئے حوثی مجاہدین کا جو میزائل ہے وہ اسرائیل کے اندر گرا تھا. تو اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا کہ بھائی یہ کس طرح کی چال ہے اس میزائل کی, اس کو تو انٹرسیپٹر نہیں روک سکتا نا. ظاہر ہے کہ انٹرسیپٹر تو ایک سیدھ میں جاتا ہے, لیکن یہ سانپ کی طرح جو حوثی مجاہدین کے میزائل ہیں یہ سعودی عربیہ کے اندر جا کر گر رہے ہیں. لیکن یہ خوشی کی خبر نہیں ہے, بلکہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک جو کنٹریز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ اور یمن کے اس تنازع کے اندر انٹر ہو جائیں, انکلوڈنگ پاکستان, اگر یہ ٹینشنز اسی طرح سے بڑھتی ہیں جس طرح سے ٹینشنز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حوثی مجاہدین کی جانب سے ریڈ سی کو ابھی تو سعودی عربیہ کے لیے بند کیا گیا ہے نا, لیکن حوثی مجاہدین کی جانب سے کہا گیا کہ پوری دنیا کے لیے باب المندب کو بند کیا جا سکتا ہے اگر سعودی عربیہ نے یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھے. لیکن حوثی مجاہدین کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں تو وہ حملے ہی کافی ہیں کہ سعودی عربیہ کو یا تو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑے گی یا پھر امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا گزشتہ دنوں کہ جناب حوثی مجاہدین نے اگر سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی یا پھر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کیا تو میں دیکھ لوں گا حوثی مجاہدین کو. اور یہ سعودی عربیہ نے بھی امریکہ کو انفارم کر کے, جو سعودی عربیہ حملے کر رہے ہیں یہ امریکہ کو انفارم کر کے کانفیڈنس میں لے کے اب پھر سعودی عربیہ کی جانب سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر انٹر ہو جائے یا پھر حوثی مجاہدین کے اوپر امریکہ حملے کر دے. اور اس کی وجہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ ابراہم اکارڈز کو جوائن کر لے یا پھر اسرائیل کو تسلیم کر لے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں کچھ نمبرز جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے مڈ ٹرمز الیکشن سے قبل. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ جو سول نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو لے کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کنڈیشن رکھی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سول نیوکلیئر ڈیل تب سائن کرے گا امریکہ سعودی عربیہ کے ساتھ کہ جب سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. اب سعودی عربیہ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں, چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, تو ادھر بھی سعودی عربیہ جا سکتا ہے یا پھر یہ جو کنڈیشن ہے وہ سعودی عربیہ کو تسلیم کرنی پڑے گی, جو کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے رپیٹ کی اوول آفس کے اندر بیٹھ کر کس طرح کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. سنیں اس کے بعد بات کریں. President, I want to ask about the Saudi nuclear deal. This man over your shoulder announces a big deal after 18 months of negotiating with the Saudis. Seems like it's all done, it's signed, and then you come out, throw some new conditions on top of it, the whole thing blows up. So did he get out ahead of you, or what happened there?
No, nobody got out ahead. I mean, I just say that in order to do it, they have to be a member of the Abraham Accords, which have been very successful. But it's time now that they do it. They and others didn't want to do it because of the problem that they had with Iran. You don't have that problem anymore. You don't have a great power there anymore. You have a problem, but the problem is disappearing day by day. They were the bully of the Middle East. They were not going to be that much of a bully anymore. They'll probably, I think, instinctively want to be. But you don't have the same problem that you would have had 4 or 5 months ago before they had no navy, no military, no anti-aircraft, no leaders. I mean, their leaders are gone. A lot of things have changed with respect to that country. So, no, we want them to, it's a two-way street, and we think it's very important for the future of the Middle East. The Abraham Accords have been incredibly successful for the countries, as you know, for the countries in them. And I think it's very important. So, at some point they'll join. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से। सहाफ़ी ने सवाल क्या पूछा कि ये जो आपके पीछे ऑफिशियल खड़ा हुआ है, इसने अभी पिछले दिनों सऊदी अरेबिया के साथ बैठकर एक सिविल न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए और फिर आप मुकर गए और आपने कह दिया कि नहीं जी नहीं, इसराइल को तस्लीम करोगे तो फिर ये डील जो है वो फाइनलाइज होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, इसराइल को तो तस्लीम करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को, और अब तो वो रुकावट भी नहीं रही जिस रुकावट की वजह से सऊदी अरेबिया और दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे थे। यानी कि ईरान की रुकावट जो है वो नहीं रही। ईरान को मैंने वीक कर दिया, ईरान को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई। और ये कहा गया कि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो सिविल न्यूक्लियर जो डील है वो साइन हो जाएगी। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि एक तरफ तो आप जो है वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं, ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ आप सऊदी अरेबिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। तो किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि भाई एक तरफ तो आप सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर हमले करते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो सिविलियन पर्पसेस के लिए हैं, जैसे बुशैर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके ऊपर आप हमले करते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप नहीं समझते कि आप इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह का जवाब दिया न्यूयॉर्क टाइम्स के इस सहाफ़ी के सवाल पर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Question about Iran. You're talking about blowing up civilian power plants and bridges. Much of the civilized world would consider that a war crime. Do you? I won't respond to that question. Who are you with? The New York Times. I figured so. Failing New York Times. Yeah, please. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके पास सहाफ़ी के सवाल का जवाब तो कोई नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, किस चैनल से हो तुम? न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज़, गंदी खबरें देता है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, इसकी जहनी हालत का अंदाज़ा लगाएं। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत इतनी ख़राब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि भाई आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ईरान से आप बाहर कैसे निकलेंगे, ईरान से आप ये जो जंग है जिसमें आप फंस गए हैं जाकर, तो इससे आपने निकलना किस तरह से है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में, सहाफ़ी के इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुझे नहीं लगता कि डील करने के लिए रेडी है। फिर अगले ही लम्हे इसने कहा कि ईरान डील करने के लिए तड़प रहा है, तिलमिला रहा है। यानी कि एक सांस में ये कहता है कि ईरान डील करने के लिए रेडी नहीं है, फिर अगली सांस में ये कहता है कि ईरान डील करने के लिए तिलमिला रहा है। तो आप इसकी जहनी हालत का खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जब सहाफ़ी ने पूछा कि ये तो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर हमले करना, तो इसने कहा फेक न्यूज़, तुम गंदी खबरें देते हो। अब ये जो एग्जिट स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब दिया कि जनाब ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की तरफ से हमला नहीं किया गया। गुज़िश्ता रात ईरान के ऊपर तो हमला नहीं किया गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया को इसराइल के साथ ये जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं इसमें लाने के लिए यमन के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए जा सकते हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए कि ईरान को लेकर इसकी एग्जिट स्ट्रेटजी है क्या, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। About Iran, what is the exit strategy? Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet
but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We can do it in a more rapid fashion, which we might do, or we can negotiate with them, which we're also doing right now. I mean, as we speak, we're talking to them. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी ये बताई कि जनाब नेगोशिएशंस चल रही हैं और बेहतरीन एग्जिट स्ट्रेटजी तो ये है कि डील करके हम बाहर निकलें, वरना फिर ये वक्फों में हमले करते रहेंगे या फिर एक ही दफ़ा मैसिव हमला डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान के ऊपर किया जा सकता है। यानी कि इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये जो डेमोक्रेट्स कहते हैं ना कि ना तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी है, ना तुम्हारा कोई गोल है, ना तुम्हारे से कोई गोल अचीव हो रहा है और ना तुम्हें समझ आ रही है कि करना क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जिट स्ट्रेटजी के जवाब में यही जवाब दिया कि जनाब इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसे समझ ही नहीं आ रही कि डील करनी है, वक्फों में हमला करना है, एकदम से हमला करना है। जो मैसिव स्ट्राइक की बातें इसकी जानिब से की जा रही हैं, तो वो तो खैर इसने ये कहा कि मैसिव स्ट्राइक अब मेरी टेबल के ऊपर नहीं है, क्योंकि अब टेबल के ऊपर जो नेगोशिएटिंग टीम्स हैं वो बैठ चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मैं आपको बता दूं कि नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं आबनाए हुर्मस के मामले को लेकर, या फिर आबनाए हुर्मस के कंट्रोल या मैनेजमेंट के नुक्ते को लेकर नेगोशिएशंस जो चल रही हैं। लेकिन ये नेगोशिएशंस तब तक चलेंगी जब तक इसराइल अमेरिका नहीं पहुंचता। इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू, मैंने आपको बताया कि मंडे को पहुंचेगा और हो सकता है कि ट्यूसडे वेंसडे को अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया जाए ईरान के ऊपर। वो मैसिव स्ट्राइक जिसकी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहा है, लेकिन आपको याद हो अगर कि नेतन्याहू जब अमेरिका का विजिट करता है तब अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर कोई मैसिव जो हमले हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो नेतन्याहू अमेरिका का विजिट करेगा तो उसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्रेटजी इनकी वाजे होगी कि इनकी जंगी स्ट्रेटजी है क्या, एग्जिट स्ट्रेटजी या एंटर स्ट्रेटजी। वो ये नहीं बनाता, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनाता, बल्कि ये इसराइल बनाता है। आपको मालूम है कि नेतन्याहू बनाता है, सारी स्ट्रेटजियां नेतन्याहू बनाता है। ये जो मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि ये कैसी प्यारी स्ट्रेटजी नेतन्याहू की जानिब से बनाई गई कि एक तरफ जनाब यमन और हौसी मुजाहिदीन और सऊदी अरेबिया लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पर तोल रहा है कि मैं अब आऊँ तो तब आऊँ, और दूसरी तरफ जो है वो लबनान के अंदर हिजबुल्लाह से लबनान की गवर्नमेंट लड़ रही है। फिर यहाँ पर अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं और अमेरिकी भी एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये हमारी जंग नहीं थी, ये तो इसराइल की जंग थी। तो ये है इसराइल का जाल, जिसको कहते हैं दज्जाल। ये है दज्जाली लॉबी इसराइल की कि भाई वो जो मेन तनाज़ा है, जो फ़लस्तीन की जंग है, जो मसला फ़लस्तीन है, जो गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म है जो अभी भी जारी है, मगरबी किनारे के ऊपर जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं जो कि अभी भी बनाई जा रही हैं, तो उस तरफ हमारा फोकस नहीं है। हम सलूट मार कर अपने घर आ गए और अब हम जो है वो यमन की जंग में एंटर हों या ना हों, उसकी तैयारी हमारी जानिब से की जा रही है या उस पर हमारी जानिब से गौर किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया कि चाइना और रशिया इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं वैसे तो ये किसी सवाल का इसकी जानिब से अच्छा जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन इस सवाल का इसकी जानिब से बहुत अच्छा जवाब दिया गया और मैं कुछ हद तक एग्री करूंगा डोनाल्ड ट्रंप के इस जवाब से कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अगर इन्वॉल्व हैं भी तो वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेजर नहीं है, यानी कि पीछे से बैठकर वो अगर इन्वॉल्व हैं भी या फिर चालाकियां कर रहे हैं या ईरान की मदद कर रहे हैं तो मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेजर इन्वॉल्वमेंट वो होती है जैसे अमेरिका इसराइल के साथ इन्वॉल्व है या फिर यूरोप यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, ये होती है मेजर इन्वॉल्वमेंट जो कि फ्रंट पर आकर सीना चौड़ा करके यूरोपियन कंट्रीज रशिया को कहते हैं कि मैं खड़ा हूं यूक्रेन के साथ, आजा फिर मैं भी जंग लड़ूंगा तेरे साथ, और फिर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होकर कहता है कि मैं खड़ा हूं इसराइल के साथ, आ कोई हाथ लगा के दिखाई इसराइल को। तो इस तरह से ना चाइना ईरान के साथ खड़ा है ना रशिया ईरान के साथ खड़ा है। आप में से शायद कुछ व्यूअर्स मेरी बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन मज़ा नहीं आया। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं, ये मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, खबरें हैं इस तरह की कि रशिया और चाइना
مدد کر رہے ہیں، ایران کی سیٹلائٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، رشیا کے ڈرونز کے پرزے بھی ملے، لیکن سرگئی لیوروف تو کیمرے کے اوپر بیٹھ کر ڈینائی کر رہے ہیں نا کہ نہیں ہم کوئی نہیں مدد کر رہے. تو مجھے تو بڑا یقین کریں کہ یہ تو بڑی بزدلانہ قسم کی مدد ہے. آپ اس کو سفارتکاری کہہ لیں یا اسٹریٹجی کا نام دے لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن ایران کے اندر درجنوں سویلینز جو ہیں وہ ڈیلی مارے جاتے ہیں. ایران کے اندر سویلین انفراسٹرکچر کو امریکہ کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے سکول کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، میناب کے سکول کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ بیک ڈور مدد کا تو وقت نہیں ہے نا بھائی، فرنٹ پہ آنے کا وقت ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو بتانے کا وقت ہے کہ تم انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو، اور اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. یہ چائنا اور رشیا کی جانب سے اور پوری دنیا کی جانب سے یہ سٹانس لیے جانے کا وقت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنا اور رشیا تو چھوڑ دیں، یہاں تو عرب کنٹریز اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی یہ سٹانس نہیں لے رہے بلکہ آپس میں لڑ رہے ہیں. بہرحال میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.